नाम का मतलब बताइए क्या है। सर, मेरे नाम का अर्थ होता है एक अच्छा मित्र। रूप मतलब अच्छा, और आली मतलब मित्र होता है। ओके। अ, अभी हाल ही में एक जी। नगर का नाम मतलब अपने जिले का नाम चेंज किया गया है। जी। उसमें कुछ आपके नाम से ही संबंध है, कुछ बता सकते हैं? जी सर, अली राजपुर का नाम चेंज करके आली राजपुर कर दिया गया है। वहां पर पुराने समय में दो गांव हुआ करते थे, आली और राजपुर। उनके नाम को मिला करके वहां का नाम बनाया गया है। ओके। तो अली और आली का मतलब क्या है? सर, आली का मतलब दोस्त होता है। और आली जो पहले अली था ना, अब आली हो गया है। हम्म, तो दोनों का मीनिंग बता दीजिए। हम्म। सर, अली का जो मुस्लिम कम्युनिटी के में जो भगवान होते हैं उनको अली बोला जाता है। और आली क्या होता है? अली एक अच्छा दोस्त होता है, उसका हिंदी में अर्थ दोस्त होता है। ओके। आप खंडवा जिले से हैं। जी सर। तो खंडवा जिले की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, और वहां पर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? सर, खंडवा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्याज है। उसके अतिरिक्त जो लाल मिर्ची है उसका प्रोडक्शन होता है। उसके अतिरिक्त गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है निमाड़ क्षेत्र को, तो कपास की खेती होती है। और उसके अतिरिक्त सोयाबीन, चना, मूंग आदि। तो कपास को बढ़ावा देने के लिए या कपास आधारित चीजों को बनाने के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? सर, वो भैंसोला तहसील बदनावर जिला धार में उसका अभी उद्घाटन हुआ है। अच्छा, कितने एकड़ में है वो? सर, लगभग 2100 एकड़ में उसका निर्माण हुआ है। 2100 एकड़ में। जी। अच्छा। तो इससे लाभ क्या होगा वहाँ के रोजगार पर, क्या फायदा मिलेगा? यस सर। सर, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत इस पार्क का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से जो निमाड़ क्षेत्र का या मध्य प्रदेश का जो कपास को लेकर के या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे हम यदि शुरुआत से देखें तो कपास का जो डायरेक्टली कृषक है वो सीधे कपास वहां बेच सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा अच्छे दाम प्राप्त हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त उन कृषकों को कपास की खेती करने के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। जैसे धीरे धीरे कपास की खेती कम होती जा रही है, उसमें बढ़ावा होगा। इसके अतिरिक्त वहां पर जो लोकल है, वहाँ लोकल जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर उनको बढ़ावा मिलेगा। वहां पर बहुत सारी कंपनीज आएंगी, तो इससे लगभग 3 लाख रोजगार मिलने की संभावना है, जिसमें कि 1 लाख डायरेक्ट रोजगार है और 2 लाख इनडायरेक्ट रोजगार सब मिलने की संभावना है। कि भारतीय कृषि नीति के बारे में बताएंगे कुछ? यस सर। बताइए। सर, भारत की में कृषि के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, हम्म। जिसके लिए अभी अशोक डलवी कमेटी बनी थी, जिसने कृषकों की इनकम को डबल करने के लिए के लिए अपना सजेशन दिया है। जो इनकम डबल होगी वो लाइव स्टॉक के माध्यम से, या जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे कि उनकी बचत करवा के, पीएम कुसुम योजना के माध्यम से। इसके अतिरिक्त पीएम फसल बीमा योजना, इरिगेशन योजनाएं हैं इनके माध्यम से। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के लिए नेशनल मिशंस बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किसके लिए है? सर, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसके अंतर्गत रोड का निर्माण होगा, और जो ओवर ब्रिज वगैरह है जिससे कि कितने अ, सेक्टर शामिल किए गए इसमें?
सॉरी सर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में यानी कि भारत में आर्थिक मतलब जो समानता थी या असमानता थी? सर, प्राचीन भारत में मुख्य रूप से राजाओं का, जो राजवंश है उनका शासन होता था। इस वजह से जो राजा, यदि हम कुछ राजाओं की बात करें तो उन्होंने राज्य की नीति को नैतिकता के साथ अपनाया है। उस स्थिति में राज्य में जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कार्य किए गए हैं, जिस वजह से राज्य में आर्थिक आर्थिक समानता रही है। इसी के दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ जो मध्य भारतीय काल में कुछ इस तरह के राजा हुए जिन्होंने आर्थिक नीति को अनैतिकता के साथ अपनाया है। तो उस समय में आर्थिक अस्थिरता रही है, आर्थिक असमानता रही है। ठीक है। चलो। रूपाली जी, यस सर। आपने लिखा है चयन में सहायक जानकारी। इसमें इस जी। काल में आपने भरा है समन्वय कौशल, मतलब कोऑर्डिनेशन जी सर। आपके अंदर है। जी सर। तो जी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इसकी जरूरत है? यस सर। कैसे? सर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमारा मुख्य कार्य होता है शैक्षणिक कार्य। इसके अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उनके और शोध के लिए हमको कार्य करना है। तो मुख्य रूप से जो नए स्नातक के विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि विद्यालय से महाविद्यालय में जो परिवर्तन होता है उसको समझने में उनको समय लगता है, उसके लिए उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो ये कौशल मेरा वहां पर काम आएगा। इसके अतिरिक्त जो रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं रिसर्च करने के लिए, उनके लिए क्योंकि कोई एक निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है अ, अपने जो गाइड है उनसे मिलने के लिए, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ठीक दोनों क्षेत्र में करें। ठीक ठीक। ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। सर, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अ, यहाँ पर लगभग 50% जो जीडीपी का रेशो है, 46% वो कृषि आधारित है। इसके अतिरिक्त चलिए, कोई बात सॉरी सर, मैं अभी कॉल कोई नहीं बात कर पा। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश राज्य किन किन फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? सर, वर्तमान में अभी सोयाबीन में फिर से स्टेट फर्स्ट रैंक पे आ गया है। अम, और दालों में है, और कुल खाद्यान्न में भी शायद फर्स्ट पे है। ये सब। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में आप पर्यटन की कितनी संभावनाएं देखती हैं? सर, जो मध्य प्रदेश में पर्यटन है उसकी स्थिति, जब हम कह सकते हैं कि जो टेम्पल्स हैं या जो कल्चरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो उनकी, जैसे कि महाकाल लोक का निर्माण हुआ उसके बाद में वहाँ का जो पर्यटन है वो कई गुना बढ़ गया। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न जो टेम्पल्स है उनमें इस तरह के लोक का निर्माण हो रहा है जिससे कि मध्य प्रदेश का पर्यटन बढ़ेगा। तो क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है? यस सर। थोड़ा सा प्रकाश डाल। सर, सर, भारत की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 4.5% जो है वो पर्यटन का योगदान है। मध्य प्रदेश का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो विश्व धरोहर जिनको बनाया गया है वहां पर पर्यटन ज्यादा अच्छा है। और भी जो स्थान है उनके पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए कार्य चल रहा है। ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या होती है?
सर, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पिगू ने और मार्शल ने कार्य किया है, और का अपनी परिभाषा दी है। कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम धन का भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, मतलब उससे किसी व्यक्ति को किसी तरीके का कल्याण प्राप्त होता है, तो वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें पिगू ने अपनी परिभाषा दी है, पेरेटो ने जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो पेरेटो ने दी है, जिसमें कि किसी व्यक्ति के वेलफेयर में बढ़ावा होना किसी अन्य व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए। और पिगू ने जी। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में यूरो का भी अपना सिद्धांत यस सर। है। यूरो का क्या सिद्धांत है? सर, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी के वेलफेयर को कम किए जो किसी का हम अधिक लाभ नहीं कर सकते हैं। यदि किसी का लाभ हो रहा है तो उससे किसी न किसी का वेलफेयर कम होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? कब लागू किया? यस सर। सर, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए, बी, सी। कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो ग्रिड ग्रिड सोलर को निर्माण और उनका बढ़ावा दिया जाएगा। कंपोनेंट बी के अंतर्गत कृषकों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वह कंपोनेंट सी के अंतर्गत जो ऑफ ग्रिड सोलर है उस पर काम किया जाएगा। हमारे अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के दो जी कंसेप्ट। सर। जी। तो मांग को मांग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं? सर, मांग जो है वो मुख्य रूप से मांग का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की जाने वाली इच्छा, जिसके लिए वो अ, अ, उसको धन उसके खरीदने के लिए उसका धन चुकाने की इच्छा रखता हो। इसके मुख्य कारक हैं किसी भी वस्तु की कीमत, उस व्यक्ति की आय, और उससे जो रिलेटेड गुड्स है उनका प्राइस, और अन्य मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब चीजें हैं। और उसके टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है ये निर्धारित करते हैं। चलिए ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? सर, मनी सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट है उसमें मुख्य रूप से जो स्टॉक है वो है। और सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है। हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जैसे जो आपका बीएसई है, वो किस तरीके जी। से काम करता है? सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो विभिन्न कंपनियां हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उसमें वो इंडेक्स होती हैं, उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति उसमें रजिस्टर्ड हैं वो उसमें अपना शेयर खरीद सकते हैं विभिन्न कंपनियों में, जिनके शेयर में मांग और पूर्ति के हिसाब से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, या जो इंटरनेशनल मार्केट के चेंज के वजह से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसके अनुसार उनको लाभ या हानि प्राप्त होती है। जैसे बीएसई और जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, ये दोनों एक जी दूसरे से प्रभावित होते हैं, या इन पर किसी का एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है? सर, पड़ता है। सारे जितने भी कंपनीज हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मांग और पूर्ति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए किसी एक कंपनी के स्टॉक मतलब किसी एक इंडेक्स में प्रभाव होने से दूसरे में प्रभाव पड़ता है। ठीक है। घरेलू उत्पाद और उपभोक्ताओं का शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीडीपी का शुल्क पे प्रभाव। जी। जी। हाँ। सर, जो मुख्य रूप से इंटरनेशनल ट्रेड में
जब हम किसी देश के साथ में व्यापार करते हैं तो हम उसमें अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड या पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है तो वो हमारी जीडीपी में वृद्धि करेगा, और जब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। अच्छा, भुगतान संतुलन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सर, भुगतान संतुलन किसी एक देश के एक निश्चित समय अवधि में किसी बाकी सभी अन्य देशों के साथ में जो क्रेडिट और डेबिट होता है उसका लेखा है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे। प्राकृतिक बेरोजगारी दर का क्या महत्व है? सर, प्राकृतिक बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। कृषि किस विषय का मतलब रुचि का विषय है? एग्रीकल्चर। हम फिशिंग। हाँ, कृषि एग्रीकल्चर किस सूची का विषय है? की सूची मतलब इंडेक्स। कौन सांस्कृतिक सी? राजनीतिक संपत्ति में से किसी में। स्टेट का। अच्छा, हाँ, जी। सेक्टर या कंट्री। मैम, राज्य का है। ओके। ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझती हैं? ट्रक फार्मिंग, सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं। ओके। आधारित बजट क्या होता है? मैम, जीरो बेस्ड बजटिंग जो है उसमें किसी भी जो योजनाएं हैं या विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंतर्गत जो बजट एलोकेशन किया जाता है उसमें वो पूर्व में जो भी बजट किया गया है उसको शून्य मान करके नए नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नमक किस प्रकार का लोच है? सब नमक। मैम, नमक की कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है क्योंकि वो नेसेसिटी गुड में आता और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? है। जो किसी भी मतलब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो। FTSE 100। FTSE 100 ये किस कंट्री का मतलब शेयर मार्केट है? मैम, अमेरिका का। अच्छा, डो जोन्स कहाँ का है फिर? डो जोन्स। सॉरी मैम, मुझे ओके। आइडिया नहीं है मुझे। बुल एंड बियर जो टर्म्स है ये किससे रिलेटेड है? जी। बुल एंड बियर। मैम, जी मैम, जब शेयर मार्केट में हम कह सकते हैं बढ़ता है शेयर मार्केट, तो उस स्थिति को बुल बोलते हैं उस स्थिति में, और जब कम होता है तो बियर होता है। ठीक है। खंडवा किस लिए प्रसिद्ध है? मैम, खंडवा मुख्य रूप से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहां पर धूनी वाले दादाजी का मंदिर स्थापित है, और हनुमंतिया पार्क है। हनुमान। किसी का बर्थ प्लेस है, काफी फेमस पर्सनालिटी है। यस मैम, किशोर कुमार जी का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सी? ऑनियन, प्याज है जो 1:1 पर। आपको बास्केटबॉल खेलना काफी पसंद है। जी मैम। कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में? मैम, बास्केटबॉल में कुल 12 प्लेयर होते हैं जिसमें से 5 एक्टिव प्लेयर होते हैं। इसमें से एक सेंटर, 2 शूट गार्ड और 2 ठीक है। एक दूसरा, आपको क्राफ्टिंग का भी, आपकी हॉबी क्राफ्टिंग है? जी मैम। हाँ, तो एक ढोकरा क्राफ्ट होता है, वो कहाँ का है ढोकरा क्राफ्ट? मैम, वो मुख्य रूप से बैतूल जिले में के आसपास होता है, जिसमें कि तांबे और मोम के माध्यम से कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश का हो गया। इंडिया में कहाँ पे और होता है ये? मैम, मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी। एक मधुबनी आर्ट भी होता है, वो कहाँ का है? जी मैम, वो बिहार का है, मधुबनी आर्ट। और ब्लू पॉटरी एक होती है, ब्लू पॉटरी, और एक जी। और होता है टेराकोटा, ये दोनों किस स्टेट का है? जी। मैम, राजस्थान।
ब्लू पॉटरी राजस्थान में और होती है। टेराकोटा? मैम टेराकोटा जानकारी में। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कुछ कर रही है टेराकोटा के लिए, ये रिसेंटली न्यूज में था ये। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक जानकारी लास्ट नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब तक कितनी महिलाओं को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है? सर मैम 3 महिलाओं को अभी तक मिला है। क्या एक नाम? ऑल इंडियर है, एक ऑल इंडियर है और उनको इसके अलावा एस्थर डॉफलो और क्लोडिया गोल्डिन। इनको रिसेंटली मिला है। जी। ठीक है। थैंक यू मैम। रूपाली जी, जी कब है आपका इंटरव्यू? सर 24 24। सितंबर। बहुत जी शानदार, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपका चाहे फैक्चुअल बातें हों, जैसे अभी मैम ने आपसे पूछा, वो भी आपने तीनों महिलाएं बता दी, या फिर आपके जी कॉन्सेप्ट वाइज हो सारे, यानी कि बहुत कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे क्लियर है। और जहां आपको नहीं जी आता है वहां आप अच्छी तरह से सॉरी भी बोल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी वाइज बढ़िया, आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा है। बहुत शानदार आपका इंटरव्यू जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सर। आपका रिटर्न में क्या स्कोर है? सर 548। मतलब कितने क्वेश्चन सही हैं आपके? सर 136। 136। और बढ़िया, अच्छा स्कोर है, रिटर्न में भी आपका अच्छा स्कोर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है। थैंक यू सर। चलिए सर, कुछ फीडबैक। ठीक है, रूपाली जी बेहतर है ना। जी शुरुआत में थोड़ी सी दबाव में आप आई थी, है ना, लेकिन जी बाद में बहुत अच्छा कर ले गई थी। तो ये है कि वहां पर भी दबाव में नहीं आना, है ना। यस सर। और ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप सारी बोल देगी, तो आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा और आप जी आगे बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। जी सर। और जरूर नहीं ये ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, जैसा आपने कहा समय समय पर आपने सारी बोला, लेकिन शुरू में थोड़ा सा दबाव में आप आई थी, है ना, बाद में बहुत यस सर। अच्छा कर ले गई थी, तो आपका आत्मविश्वास जी वापस आ गया था। तो वैसे में अगर शुरू में ही अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया जब आप क्लियर नहीं है, तो तुरंत सारी बोल के अपने आत्मविश्वास को नहीं गिरने दिया, है ना। और बिल्कुल एक एक तरीके से उत्तर, जैसे अभी आपने ऐसा भी नहीं लगा कहीं कि कहीं बहुत जोश में आ गई हूँ कि नहीं मुझे बहुत आ रहा है, बहुत बता है, कहीं बहुत नर्वस नहीं हुई। जो एक सतत एक धारा प्रवाह में जो चलना चाहिए साक्षात्कार, बिल्कुल आपका वैसे ही हुआ है। तो वहां पर भी इसी तरह का प्रयास करना है और निश्चित रूप से ओवरऑल अगर सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका मूल्यांकन किया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, और इसी को वहां बना के रखना है। जी सर। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपको सभी ने अपने अपने फीडबैक्स दे दिए, मेरा सजेशन यही है कि आप थोड़ा सा जो है करंट से थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। जो जी न्यूज़पेपर सर। वगैरह और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फिलहाल में जितनी भी चीजें एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं, नेशनल लेवल पे, जी स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो जरूर आप पढ़िएगा। बाकी ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस को इसी तरीके से बना के रखिएगा। दैट इज वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू सर। सर जैसे मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा अटक रही हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे प्रयास करूँ? जैसे सर ने सप्लाई के डिटर्मिनेंट पूछे, मुझे पता है, लेकिन मैं एग्जैक्टली मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा तो। थोड़ा सा और जो बेसिक चीजें हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। जी जैसे आप रिवाइज कर लेंगे एक बार, यानी कि गो थ्रू हो जाएंगे तो चीजें उसमें रिकॉल होने लगेंगी आपको। नहीं, आपको जी सर। थोड़ा सा जैसे आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज करिए, तो डेफिनेटली आपको। अच्छा। जी सर। ठीक है सर, मैं ठीक। कोशिश करूँगी। तो फिर थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर।